ये आदिवासी लोग नहीं हट रहे थे, तो SRP ने इशारा किया और उनके ऊपर चार्ज किया, गोलीबार किया, बहुत सारे गोली चलाया। दोनों बाजू से रास्ता है, लेकिन जो अपना आदिवासी लोग है वहाँ ही नहीं रास्ता बनाया है वो लोग। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था? पशु मित्र कह के था। पशु मित्र तो हमारे इलाके में आए और बोल रहे हैं कि हम पशु मित्र से आए हैं। वन पिंगला करके एक ऐसा पशु है जंगल में, हमारे जंगल में, तो उनको ढूंढ रहे थे और हमारे आदमी लोगों को लिया उनके साथ, और जैसे जंगल में घूम रहे थे, घूमते घूमते जैसे पंछियों का जो ऊपर का रहता है पंख रहता है, उनका फोटो निकाला या शूट किया, और उसी को ऊपर जाके जैसे उनका जो कमिटी रहेगा ऊपर का, उनको दिखा के बोल रहे कि ये आदिवासी लोग ये पशुओं को खत्म करते हैं और जो जंगल है उसको नष्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ उन्होंने ऊपर दे दिया। फिर उधर उस पे केस कर दिया। हाँ, जो बराबर आदिवासी लोगों के ऊपर केस किया और उनको हटाने को बोल रहे थे। भास्कर हमें बता रहे थे कि तानसा नेशनल पार्क में बसे आदिवासियों को अक्सर किस नज़रिए से पेश किया जाता है। पर्यावरण और जंगली जीव जंतुओं की चिंता करने वाले लोग कई बार आदिवासियों को ही जंगल और यहाँ की जीव विविधता को नष्ट करने वाले समुदायों के तौर पर पेश कर देते हैं। वो एक ऐसी ही किसी स्टडी का जिक्र कर रहे थे जिसके आधार पर जनहित याचिका दर्ज हुई थी कि तानसा नेशनल पार्क में रह रहे आदिवासियों से जंगल और जीव जंतुओं को खतरा पैदा हो रहा है। हमारे लिए भी यह कोई नई जानकारी नहीं थी, क्योंकि देश के कई बड़े जंगलों में जंगल और जैव विविधता को बचाने के लिए आदिवासियों को विस्थापित किया गया है या फिर उन पर लगातार विस्थापन का दबाव बना हुआ है। तानसा नेशनल पार्क से यह जो सड़क है वो एक पाइपलाइन के साथ साथ चलती है और अंततः हाईवे से जुड़ जाती है। फिर सड़क और पाइपलाइन दोनों ही मुंबई पहुंच जाती हैं। इस पाइपलाइन से मुंबई महानगर और उसके उपनगरों में पीने के पानी के साथ साथ उद्योग के लिए ज़रूरी पानी भी पहुंचता है। इस इलाके में अभी नदी जोड़ने और बांध बनाने के कई प्रस्ताव हैं, क्योंकि महानगरों की प्यास और ज़रूरत अंतहीन नज़र आती है। जाहिर है महानगरों की प्यास बुझाने और उद्योग की ज़रूरत को पूरा करने के लिए भी जंगल और जीव जंतु कुछ कीमत ज़रूर चुकाते होंगे। पाइपलाइन के साथ चलती हुई इस सड़क को आमतौर पर दुरुस्त रखा जाता है, लेकिन इस जंगल में बसे आदिवासियों के गांवों तक जाने के लिए आपको यह सड़क छोड़नी पड़ती है। इस गाड़ी से चलना पड़ेगा, क्योंकि सभी गाड़ियां जंगल के रास्ते के झटके को नहीं झेल सकती हैं, इसलिए हमें भी गाड़ी बदलनी पड़ी। जो सामान लगेगा उसमें अभी गाड़ी में हो गया बस। नहीं तो जाना है वो कैमरा बैग नहीं, कैमरा बैग ही रख लेते हैं यार, कैमरा बैग ही रख लेते हैं। ये अलग जो
जो खाली सामान लगेगा अंदर ना वही खाली कैमरे का। महाराष्ट्र के ठाणे, पालघर और नासिक के करीब 320 वर्ग किलोमीटर में फैले जंगल को तानसा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। इस जंगल में कम से कम 92 तरह के पेड़ पौधे और वनस्पति मिलती है। इनमें कई तरह की औषधीय गुण की वनस्पति भी शामिल है। यहाँ पर करीब 15 तरह के वन उत्पाद यानी फल फूल भी मिलते हैं। वैतरणा, तानसा और गारगाई नदियां इस इलाके में बहती हैं। इस जंगल में आने से पहले हमने इसके बारे में, इसकी खूबसूरती और विविधता की कई कहानियां पढ़ी। ये कहानियां यहाँ के प्राकृतिक नज़ारों की रोमानियत से लबालब थीं। लेकिन हम जिस मौसम में यहाँ पहुँचे उसे सबसे हार्श वेदर यानी कठोर और गर्म मौसम कहा जाता है। इस वक्त पूरा जंगल सूख कर कंकाल हो जाता है। ना तो कोई पक्षी दिखाई देता है और ना ही कोई जीव जंतु मिलता है। अगर कोई मिलता है तो वो हैं आदिवासी। बल्कि इस मौसम में यहाँ आने से आदिवासियों की जिंदगी को और करीब से देखा जा सकता है। इस जंगल में जो आदिवासी रहते हैं उसमें वारली आदिवासियों के लोग सबसे अधिक हैं। – 1987 से 1992 के बीच यहाँ 8 गांव और बसे थे। इन गांवों को उन आदिवासियों ने बसाया जो किसी न किसी विकास परियोजना के तहत विस्थापित हुए थे। आज हम आपको उन्हीं गांवों में लिए चल रहे हैं। तो कृष्णा जी, ये जो गांव है, ऐसे कितने गांव इस इलाके में बसाए हैं आप लोगों ने? यहाँ तो कम से कम इधर ये गांव है और उसके आगे भी 2-4 गांव है। तो हाँ। पूरा अपना यहाँ का 8 गांव है। 8 गांव हैं। और ये किस साल में बसाए गए थे, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। यहाँ तो 87 में जो है ना, 87 में यहाँ हाँ। बैठने की कोशिश की। इसके हाँ। बाद 92 में हाँ। जब फॉरेस्ट ने यहाँ से निकलने के लिए, मतलब इधर बैठो मत, इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो अधिकारी है सब, उसी ने 92 में यहाँ पे गोली चलाया और यहाँ से निकलने के लिए वो बोल रहे थे, लेकिन अपना जो संघर्ष है उसमें से सब ये पूरा बैठ लिया इस पे। अच्छा, आप लोग पीछे नहीं हटे? हम लोग पीछे हटा है नहीं। अच्छा, तो जब फायरिंग हुई 92 आप बता रहे हैं? हाँ, 92 में। 92 में जब फायरिंग हुई तो यहाँ कुछ लोगों को चोटें भी आई? हाँ, तो यहाँ बहुत सारे जितना है अपना इधर अपना इसको तो पूरा गोली लगा इसमें पीठ। अच्छा, इनको पीठ में ही गोली लगा और इधर से निकल गया गोली इसमें। और ये इनके बारे में बता रहे थे, आइए। हाँ, ये भी जब संघर्ष, जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का SRP की मदद से जब, क्या नाम है आपका? गोली चलाए थे, ये भी लोग थे। सुरेश वानी। अच्छा, याद है उस वक्त का कुछ क्या हुआ था, बताइए ना थोड़ा। जब गोली चली थी तो क्या हुआ था, थोड़ा बताइए। आता इसी गोली लगी। हाँ, इसको गोली लगी। अच्छा, और भी किसी को चोट लगी थी? हमारे समझ नहीं मुझे। हाँ, अपनी भाषा में बोलिए। करीबन बोलता जरा कम जरा तब्येत नाही बरोबर। भास्कर कहाँ हैं? भास्कर इधर आइए, इधर आइए, इधर बीच में आइए।
तो ये थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में बताइए, जो गांव बसाए गए कब हुआ ये, और ये कौन लोग हैं जो आके यहाँ बसे जंगल में? ये जो अपने है ये आदिवासी वारली समाज है हमारा। जब हम लोग सोच रहे थे कि जगह नहीं है बैठने के लिए, हम ऐसे इधर उधर घूम रहे थे, तो 1987 में पहला सत्याग्रह हुआ यहाँ बैठने का। तो हम लोग जैसे छोटा छोटा घर करके बैठ रहे थे, तो फॉरेस्ट वाले ने देखा कि अरे ये लोग तो यहाँ आके गाँव बसा रहे हैं, तो उनको हटाना पड़ेगा। तो फॉरेस्ट वाले ने जो तहसीलदार है उनसे संपर्क किया होगा, SRP लाके 1992 को सबसे पहला यहाँ वो जो लोग आए और यहाँ से हटा रहे थे हम लोगों को, सब आदिवासी लोगों को हटा रहे थे। तो उसी टाइम पे बहुत संघर्ष हुआ उसके बीच और हमारे बीच में। तो देखा कि ये आदिवासी लोग नहीं हट रहे थे, तो SRP ने इशारा किया और उनके ऊपर चार्ज किया, गोलीबार किया, बहुत सारे गोली चलाया। उसमें से एकनाथ बुरबुरे को गोली लग गया, उसके रघुनाथ बुरबुरे को गोली लग गया। तो सब इधर उधर देख रहे थे, अरे ये क्या हुआ। तो तुरंत उनको उठा के जैसे ये BMC का रोड है, BMC का डैम है, तो वो रोड पे गए, उसको हाथ किया गाड़ी, तो कोई गाड़ी रुक नहीं रहा था। तो वहां से एक बस आया, महानगर पालिका का बस आया, तो उसमें उसको बिठा के फिर बम्बई लेके गए। और चलो वो तो हो गया, घटना पुरानी हो गई, लेकिन ये जो यहाँ आके बसे 7-8 गांव आप लोगों ने बसाए, तो ये लोग विस्थापित होके यहाँ पे आए, कहाँ से आए? हाँ, विस्थापित होके, जैसा कि जवाहर में मैं बता रहा था, जवाहर में अपना वो एक डैम बना है, वहाँ से भी विस्थापित हो गए। इसी को जो जमीन देना था सरकार का जिम्मेदारी था, वो तो दिया नहीं। और इसी के बाद यहाँ जो जमीन अपना पुराना था, जैसा कि यहाँ भी डैम बना है, तो ऐसा है वो यहाँ से पुराना जो लोग थे वो हटाया गया था। उसके बाद अपने को मालूम पड़ा कि यहाँ जमीन है, जो अपना बुजुर्ग लोग थे, हाँ, उनको पता चला कि यहाँ जमीन है, यहाँ पे जमीन है, यहाँ बसा जा सकता है। हाँ, तो गांव बसा लिए आपने, लेकिन गांव में कुछ सुविधाओं की जरूरत होती है। मैं देख रहा हूँ कि अब यहाँ पे बिजली के पोल भी लगे हुए हैं, बिजली भी आ गई है। कितना मुश्किल था ये सब हासिल करना इस गांव के लिए, क्या क्या करना पड़ा आप लोगों को? तो यहाँ पे तो जैसा मैं बता रहा था कि अपना बहुत सारा संघर्ष किया है, जैसा कि ये पानी का है भी, तो अपना जो वनाधिकार कायदा की जो किया है फॉरेस्ट का, तो उसके वजह से यहाँ पे थोड़ा सा जमीन और लोगों को मिला है, वो भी जितना हुआ है, जैसा कि इसमें पारित किया है कि कम से कम 10 एकड़ जमीन, 10 एकड़ जमीन का पट्टा दिया जा सकता है, लेकिन वो तो अभी तक दिया नहीं है। अभी जैसा कि पट्टा देखेगा तो उसमें 1 एकड़ है, किसी का तो आधा भी एकड़ नहीं है। हाँ, लेकिन फॉरेस्ट राइट एक्ट से कुछ फायदा हुआ है? हाँ, थोड़ा सा फायदा हुआ है। उसके बाद जो इतना सुविधा है यहाँ का, वो भी थोड़ा अभी नहीं हुआ है। उसके बाद खूब संघर्ष किया तो थोड़ा ही हो गया, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ बिजली का पोल है, लेकिन अभी तो बिजली चल नहीं रहा है। अच्छा, लेकिन यह है कि पोल लगा है, तार लगे हैं, तो बिजली भी आ ही जाएगी। हाँ, आपका संघर्ष रंग ला रहा है। हाँ। तो कृष्णा जी, बिजली के पोल लग गए हैं, हमने देखा थोड़ा पानी का भी इंतजाम हो गया है, लेकिन जब हम लोग आ रहे थे इस गांव के लिए, रास्ते में गाड़ी बदलनी पड़ी, दूसरी जीप लेनी पड़ी, क्योंकि हमारी गाड़ी तो यहाँ तक नहीं आ सकती थी। रास्ता जो है यहाँ तक पहुँचने का बड़ा मुश्किल है। लोग कैसे आना जाना करते हैं, रास्ता क्यों नहीं बन रहा है? तो रास्ता तो ये वजह है कि जैसा कि आप बोला कि फॉरेस्ट का ये एरिया है, तो फॉरेस्ट वाला जो एक्ट हुआ है, लेकिन फिर भी इतना तकलीफ यहाँ मुझे हो रहा है कि जैसा कि हम लोग बाद में देखा कि रास्ता सब लोगों का है, वो लेना है, लेकिन वो फॉरेस्ट है, वो फॉरेस्ट वाला है नहीं, इधर परमिशन नहीं देता है, परमिशन नहीं दे रहा है। लेकिन इसी फॉरेस्ट से BMC की पाइपलाइन भी जाती है और सड़क भी जाती है। तो BMC को परमिशन मिल गया, लेकिन आदिवासियों के गांव तक सड़क बनाने का परमिशन नहीं मिल रहा है। हाँ, वही बात है। मैंने जैसा कि इधर आपने देखा भी और है भी, पूरा रास्ता है, दोनों बाजू से रास्ता है, लेकिन जो अपना आदिवासी लोग है वहाँ ही नहीं रास्ता बनाया है वो लोग। भास्कर आगे आओ। मैं थोड़ा सा हैरान रह गया
जब देखा कि यहाँ पे बीएमसी का बोर्ड लगा हुआ है, हैं, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, बीएमसी का बोर्ड यहाँ पे क्या कर रहा है, उसकी क्या मतलब, ये जो बड़ी बड़ी पाइपलाइन लगी हुई हैं, तो यहाँ से पानी क्या मुंबई जा रहा है? हाँ हाँ। और यहाँ के गांवों में पानी की क्या हालत है? अभी देखेगा तो लगभग 1 साल हुआ है अभी इसी जो ये गांव में पानी दिया है। हाँ, हाँ। लेकिन ऐसे बहुत से गांव आगे है वहाँ पानी नहीं है। अच्छा। हाँ, जो कुआं खोद के पानी निकालते हैं वही पीते हैं, वो पानी अच्छा नहीं रहता है, उससे बहुत बीमारी फैलती है, फिर अस्पताल जाने के लिए रास्ता नहीं है, ऐसे बहुत सी दिक्कत आती है हम लोगों को। तो ये बताइए, यहाँ को बीमार हो जाए, रास्ता तो है नहीं, और ये जीप किसी तरह से लड़खड़ाती हुई पहुंचती है, पुर्जे हिल गए हमारे तो बॉडी के, है ना, तो बीमार आदमी को कैसे ले जाते हैं? हर वक्त तो गांव में गाड़ी होती नहीं है। ये धूप के टाइम तो चल जाता है जैसे वैसे करके, लेकिन बारिश के टाइम पे तो बहुत दिक्कत आती है, जैसे कि नाले में बहुत पानी आता है और गाड़ी तो चल ही नहीं सकते, पूरा कीचड़ हो जाता है। तो जैसे एक लकड़ी लेते हैं, उसमें झोला बांधते हैं और पेशेंट के उसके अंदर सुला के कंधे पे लेके चले जाते हैं। डोली? हाँ, डोली में बिठा के लेके जाते हैं हॉस्पिटल तक, और जैसे कि 20-21 किलोमीटर तक हॉस्पिटल है। तो ऐसे कई जो पेशेंट है वो रास्ते में दम तोड़ देते हैं। जैसे डिलीवरी रहेगा तो उसको तो बहुत परेशानी होती है, जैसे सांप जब काटता है या बुखार आता है, कुछ भी हो, तो वहां तक जाते जाते ऐसे बहुत पेशेंट है वो मर गए हैं। सांप काटने की घटनाएं काफी होती है ना? हाँ, वो तो काफी होते हैं क्योंकि जंगल ज्यादा है इसलिए वो ज्यादा होती है। तो कोई ऐसा प्राथमिक चिकित्सा केंद्र या कोई ऐसा प्राइमरी हेल्थ सेंटर या कोई हॉस्पिटल नहीं है जहां एंटीवेनम वो रखा जाए, इंजेक्शन वगैरह रखे जाएं जब यहाँ सांप काटने की घटनाएं होती हैं? कितनी दूर जाना पड़ता है, न्यूनतम कितनी दूरी है? ये तो 20-21 किलोमीटर का रास्ता, 20 किलोमीटर, 20-21 किलोमीटर का रास्ता है। उससे पहले कोई हेल्थ की सुविधा नहीं? कुछ नहीं है। और बरसात में तो मतलब 20 किलोमीटर पैदल ले जाना बहुत दिक्कत आती है, बहुत ही बड़ी बात है। हम लोगों ने जो स्थानिक एमएलए है उसको भी कई बार हम लोगों ने निवेदन दिया है, उससे बातचीत की है, वो तो राष्ट्रवादी का है एमएलए, उनको बोला है बहुत बार कि हमारे इधर जो पीएचसी करो हॉस्पिटल, छोटा बहुत कुछ भी जैसा तुम्हारे तरफ से कुछ तो करो यहाँ, क्योंकि हमारे बहुत से पेशेंट है वो मर रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। तो अभी तो कोई लोगों ने भी सुना नहीं हमारी बातें। तो बहुत तरह के इश्यूज हैं, और अच्छी बात यह है कि यहाँ के जो आदिवासी हैं वो संगठित हैं और अपने हकों के प्रति जागरूक हैं। वो जानते हैं कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो उनको हक देता है कि 10 एकड़ तक ज़मीन का पट्टा उन्हें मिलना चाहिए, उन्हें आरोग्य यानी कि हेल्थ सर्विसेज मिलनी चाहिए, बिजली पानी मिलना चाहिए। और ये जो गांव बसे हैं ये संघर्ष के बाद बसे हैं। 1987 में ऐसे 7-8 गांव बसे और उस पर काफ़ी जुल्म भी हुआ, जैसा हमेशा देखा गया है कि ज़मीन लेनी हो, आदिवासियों को हटाना हो तो फोर्स का इस्तेमाल करने से राज्य सरकारें या केंद्र सरकार झिझकती नहीं है। लेकिन यहाँ के आदिवासियों ने एक जगह से वो अगर विस्थापित हुए तो दूसरी जगह पे खुद को बसाया और अपनी बस्तियों को बचाया भी। और यहाँ पर हमारे इन दोस्तों ने बताया कि यहाँ पर रास्ते की दिक्कत है, लेकिन यहाँ एक ऐसी कहानी है, अगले गांव में आपको ले चलेंगे, जहाँ आदिवासियों ने मिलकर श्रमदान करके रास्ता बनाना शुरू कर दिया है। वो सरकार का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ हकों के लिए लड़ नहीं रहे हैं, अपने गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए मेहनत भी कर रहे हैं।